In the last class, we have discussed about the salt bridge, their function, their characteristics, as well as liquid junction potential. Diagrammatically मैंने आपको समझाया था कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या है। नाउ अभी तक हम लोग सिर्फ कंसेप्ट को देखे थे, ईएमएफ की बात नहीं किए थे, वोल्टेज पोटेंशियल की बात अभी तक नहीं सामने लाया गया है कि पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें कर रहे थे, तो हम लोग वहाँ आगे चलते हैं। तो वहाँ पर मैंने एक टर्म लाया था आयनिक मोबिलिटी, और दूसरा जो टर्म लाया गया था वो लाया गया था ट्रांसपोर्ट नंबर। आज देखिए आपके सामने हेडिंग है आयनिक मोबिलिटी, और दूसरा जो हेडिंग है वो है ट्रांसपोर्ट नंबर या ट्रांसफेरेंस नंबर। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है ना कि एक बार पहले आप लोग देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्या नहीं संभव है? कोई बात नहीं, तो ठीक है। इन दैट सिचुएशन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सो द टर्म इज आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी क्या बोलता है? तो कहता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कैटायंस और एनायंस। एनायन या कैटायन के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है कितने समय में? तो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा 1 वोल्ट पोटेंशियल के प्रेजेंस में, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल के द्वारा, यूनिट वोल्ट पोटेंशियल के द्वारा यूनिट सेकेंड में, यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा आयंस के द्वारा, that is called ionic mobility. That ionic mobility is defined as the mathematically ionic velocity by potential gradient. Potential gradient क्या होता है? तो कहता है कि rate of change of potential in unit length। 1 मीटर के डिस्टेंस में या 1 मीटर के लेंथ में, या कहो यूनिट लेंथ में जितना पोटेंशियल चेंज देखने को मिलेगा, मतलब चेंज ऑफ पोटेंशियल इन यूनिट लेंथ, इन यूनिट लेंथ, यूनिट मीटर या यूनिट सेंटीमीटर में, अर्थात यूनिट लेंथ में जो 1 मीटर के डिफरेंस में या 1 सेंटीमीटर, मतलब जो भी हो यूनिट लेंथ के मतलब यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल का चेंज दिखेगा, मतलब 1 पॉइंट से 2 पॉइंट अगर हम मान लेते हैं कि आयंस मूव कर रहा है, और आयंस मूव कर रहा है, तो मान लो कि यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, और यहाँ की दूरी जो है लेट अस सपोज 1 मीटर है। तो कहता है कि यहाँ का वोल्टेज अगर वी ए है और यहाँ का वोल्टेज वी है, तो यहाँ से यहाँ तक का है, कहता है 1 मीटर के डिस्टेंस में जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है, जो चेंज होता है पोटेंशियल का, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आयनिक मोबिलिटी का यूनिट क्या बन जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट तो मिल जाएगा आपका सेंटीमीटर, वोल्टेज इनवर्स, और यहाँ से वेलोसिटी सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, तो यूनिट बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट का स्क्वायर। अब देखो कहता है क्या, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि H+ आयन का आयनिक मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, और वहीं पर OH- एनायन में, पूरे एनायन में, मतलब पूरे कैटायन में H+ का आयनिक मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। सिमिलरली पूरे एनायन में OH- का आयनिक मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और क्यों ऐसा होता है इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। तो चलो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। कहता है कि H+ आयन के पास, जैसे देखो कहता है कि साइज जितना छोटा होगा मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा। माइग्रेशन है, मतलब ये कह सकते हो कि माइग्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। साइज जितना छोटा होगा माइग्रेशन उतना ज़्यादा होगा, और इसी माइग्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप लिख सकते हो आयनिक मोबिलिटी, है ना। और इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कंडक्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हो। कंडक्टेंस, करंट कितना ज़्यादा फ्लो करेगा। तो कहता है कि साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा माइग्रेशन उतना ज़्यादा होगा। माइग्रेशन का मतलब है वेलोसिटी मूवमेंट। आयंस के वेलोसिटी के लिए, आयंस के स्पीड के लिए एक स्पेशल टर्म यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। तो कहता है कि साइज जितना छोटा रहेगा मूवमेंट उसका उतना ही ज़्यादा होता है। तो जो आयन जितना छोटा होगा उसका माइग्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब उसका मूवमेंट ज़्यादा होगा। जिसका मूवमेंट ज़्यादा होगा उसका आयनिक मोबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा होगा, और जिसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होगा
करंट उतना ज़्यादा ही फ्लो करेगा, अर्थात कनेक्टेंस क्या होगा, कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होगा। तो कहता है कि पूरे कैटायंस में अगर देखा जाए तो पूरे कैटायंस में H+ का साइज सबसे छोटा होता है। द स्मॉलेस्ट कैटायन इज H+ आयन, तो साइज सबसे छोटा तो माइग्रेशन भी सबसे ज़्यादा, और जब माइग्रेशन सबसे ज़्यादा तो आयनिक मूवमेंट भी सबसे ज़्यादा, और आयनिक मूवमेंट भी सबसे ज़्यादा तो कनेक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो करंट फ्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्थात आयनिक मोबिलिटी जो डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सबसे छोटा आयन अर्थात H+ आयन होता है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि OH- हैज़ द हाइएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन ऑल एनायंस। OH- हैज़ द हाइएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन ऑल एनायंस। जैसे कैटायन में सबसे छोटा H+ आयन है, ठीक उसी तरह से पूरे ही एनायन में जितने भी एनायंस हैं वो सारे एनायंस के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन इज़ द स्मॉलेस्ट आयन। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ये है, सबसे छोटा है, सबसे स्मॉलेस्ट है OH- आयन। दैट्स वाई इसकी आयनिक मोबिलिटी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम आयनिक मोबिलिटी इन दोनों में कंपेयर करें तो साइज अगर फैक्टर की बात करो तो कहता है कि H+ का साइज छोटा है और OH- का साइज बड़ा है, तो आयनिक मोबिलिटी जो होगा वो इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा, H+ का ज़्यादा होगा, OH- का ज़्यादा होगा। लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू केवल एनायन के रेस्पेक्ट में बात करें तो OH- का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सारे एनायन में सबसे छोटा OH- है। और अगर आयनिक मोबिलिटी कैटायन के रेस्पेक्ट में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होगा आयनिक मोबिलिटी वो H+ हाइड्रोजन आयन का होगा। क्यों? क्योंकि वह पूरे कैटायन में सबसे छोटा है। लेकिन अगर हम इस H+ और OH- आयन के बीच को कंपेयर कर लें तो H+ आयन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ OH-, दैट्स वाई द आयनिक मोबिलिटी ऑफ H+ आयन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ OH- आयन। दैट इज, ये अंडरस्टूड होगा, बात समझ गए होंगे आप लोग। फिर कहता है एक टर्म आता है ट्रांसपोर्ट नंबर या ट्रांसफेरेंस नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसफेरेंस नंबर जो है वह बिहेव्स एज वो ठीक उसी तरह से व्यवहार करता है, मतलब बिहेव्स एज मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन की तरह इसका नेचर होता है। बिहेव्स एज मोल फ्रैक्शन मैथमेटिकली, कंसेप्चुअली नहीं, मैथमेटिकली डिफाइन करोगे तो ये जो है आपका जैसे मोल फ्रैक्शन डिफाइन करते हो उसी तरह से कहते हो ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट बाय द टोटल मोल्स ऑफ इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन। ठीक उसी तरह से ट्रांसपोर्ट नंबर जो है अपने आप में एक मोल फ्रैक्शन है। तो ट्रांसपोर्ट नंबर अपने आप में मोल फ्रैक्शन है किसके टर्म में, तो इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी के टर्म में है। तो कहता है कि आयनिक मोबिलिटी पर यूनिट चार्ज ऑफ एन आयन इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट नंबर। कहता है कि यूनिट चार्ज के द्वारा जो आयनिक मोबिलिटी डेवलप किया जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट नंबर। तो आयनिक मोबिलिटी को भी से कैटायन प्लस मतलब कैटायन, माइनस मतलब एनायन के लिए, जिसको आपको लेना एक्सप्लेन करना कर दिया बाय द क्यूब चार्ज। अब देखो, अब आयनिक मोबिलिटी देखो, यहाँ से देखना कि आयनिक मोबिलिटी कंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज को अगर हम फिक्स कर दे तो ये कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट नंबर है। अच्छा, एक चीज़ और, आगे बढ़ने के पहले एक चीज़ और कहता है कि फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय द आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड हिटॉफ्स रूल। ये एक केमिस्ट का स्टेटमेंट है कि उन्होंने बोला कि वास्तव में ट्रांसपोर्ट नंबर को अगर हम करंट के टर्म में बात करें, इन टर्म्स ऑफ करंट के लैंग्वेज में बात करें, तो कहता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट नंबर होगा अगर इसके टर्म में बात करें तो कहता है कि ट्रांसपोर्ट नंबर जो होगा वो क्या है, तो ट्रांसपोर्ट नंबर जो है हमारा, कि ट्रांसपोर्ट नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैरिड बाय द आयन इज फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट। तो उसके फ्रैक्शन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आप लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर इज इक्वल टू करंट ऑफ एन आयन प्लस या माइनस बाई प्लस माइनस, मतलब कैटायन और एनायन का जो टोटल करंट होगा वो किसी एक रेस्पेक्ट का जो फ्रैक्शन होता है वही हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर होता है। दैट वाज कॉल्ड, जिसको हम लोग बुलाते हैं क्या, हिटॉफ्स रूल कहते हैं। तो एक तरह से आप ये हो गया। अब देखो करंट कंडक्टिविटी की बात करता है तो कंडक्टिविटी को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चूंकि लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं तो टी एन ट्रांसपोर्ट नंबर हम लोग ये भी लिख सकते हैं लैम्डा प्लस माइनस,
बाई लैम्डा प्लस 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 लैम्डा माइनस। अगर हम आयनिक मोबिलिटी के टर्म में बात करें ट्रांसपोर्ट नंबर, तो ट्रांसपोर्ट नंबर हो जाएगा हमारा क्या, v प्लस माइनस बाई v प्लस प्लस v माइनस। तो इतने तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। लिखने का बहुत सारा फॉर्म है ट्रांसपोर्ट नंबर। आप इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नंबर को लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। लेकिन अब देखो क्या है कि इस पूरे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन दो ही तरह का स्पीशीज है। तो एक कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर होगा और दूसरा एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर होगा। तो कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर होगा या एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर होगा, अगर दोनों के, क्योंकि अपने आप में एक फ्रैक्शन है ना, जैसे कहते हो ना कि मोल ऑफ ए कंपोनेंट बाय द टोटल मोल, उसी तरह से कंडक्टिविटी ऑफ एनायन बाय टोटल कंडक्टिविटी। तो एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का क्या होता है, कोई यूनिट वगैरह नहीं होता है। तो जब कोई यूनिट वगैरह नहीं होता है तो इस ट्रांसपोर्ट नंबर का भी कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिटलेस होगा, क्योंकि फ्रैक्शन बोला गया है। देखो बार बार बोला जा रहा है फ्रैक्शन बोला गया है, मतलब एक रेशियो है, तो रेशियो का यूनिट नहीं होता है तो ट्रांसपोर्ट नंबर का भी कोई यूनिट नहीं होगा। एक दूसरा मोल फ्रैक्शन क्या कहा करते थे कि किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन क्या लिखते थे, वो दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज 1। सिमिलरली इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में दो तरह का आयन है, एक कैटायन है और दूसरा एनायन है। अगर दोनों के ट्रांसपोर्ट नंबर को जोड़ दिया जाए तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होगा। सो वी कैन राइट, हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू 1। ये हर हाल में होगा, हर एक कंडीशन में होगा, ठीक उसी तरह से जैसे मोल फ्रैक्शन होता है। तो इसलिए मैंने बोला कि ट्रांसपोर्ट नंबर जो है अपने आप में एक तरह का क्या है, मोल फ्रैक्शन है, बट दैट ट्रांसपोर्ट नंबर इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी, बट मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, बट द कंसेप्ट ऑफ द बोथ फ्रैक्शन इज सिमिलर, बस टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, क्योंकि एक करंट के केस में बात करते हैं तो दूसरा मोल के टर्म में बात करते हैं। ओके देन, होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सारी चीज़ों आप लोग को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क द प्रॉब्लम, otherwise we continue to the next topic. Is there any question? No. किसी को नहीं पूछना है कुछ, कोई क्वेश्चन नहीं आया है? चलिए, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के तौर पे थोड़ा पढ़ाते हैं कि गैल्वेनिक सेल जो है, गैल्वेनिक सेल क्या है। तो कहता है गैल्वेनिक सेल जो है क्या, रोको, इज गैल्वेनिक सेल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। कहता है कि गैल्वेनिक सेल रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल होता है, इसको समझना है। तो गैल्वेनिक सेल रिवर्सिबल होता है कि इरिवर्सिबल होता है, इसको समझना है। कहता है कि अगर गैल्वेनिक सेल रिवर्सिबल होगा तो उसके इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल होंगे, और अगर गैल्वेनिक सेल इरिवर्सिबल होगा तो उसके इलेक्ट्रोड भी क्या होंगे, इरिवर्सिबल होंगे।
इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा ये जो गैल्वेनिक सेल है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। कहता है इसके लिए हम लोग गैल्वेनिक सेल का डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे। टू सॉल्व दिस, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 कंडीशन बनाएंगे, 3 केसेस तैयार करेंगे। एक केस फर्स्ट की बात करेंगे। तो केस फर्स्ट क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। फिर से सेल बनाइएगा आप लोग, 3 सेल बनाइए 3 जगह। आप लोग ही बनाते रहिए रेगुलर वे में। मार्क कर देना। नहीं, रेड और ग्रीन। सुनो, हाँ बात कर लो। क्या उन्हीं के मोबाइल से फ़ोटो खींचना पड़ता ना, इसलिए फ़ोटो खींचा बहुत बढ़िया बन के आएगा फाइनल रिजल्ट इसका।
चलो ठीक है। डायग्राम बना लीजिए आप लोग इस तरह से, टोटल सब लोग मिलके अपने अपने कॉपी में। बिजी है तो छोड़ दो। कितना भर दिया है रे। सिंपल वाला फिगर बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो भी बना रहे हैं सिंपल वाला बना रहे हैं। देखो बच्चा, देखो तुम्हारे भैया लोग का करामत, देखो कपड़ा वपड़ा सब गंदा कर देगा। हैंड वॉश व्यवस्था कर लो, पूरा एकदम हाथ में इंक इंक कर दिया है मेरा।
देखो यार, ओढ़ने के लिए तौलिया मिला है, रखो ना, बाद में पूछ लेंगे। क्या चलिए, 3 तरह का फिगर है, 3 केस है। गैल्वेनिक सेल रिवर्सिबल होता है या नहीं होता है, इसको समझना है। तो इसके समझने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है कि हम 3 डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, ये थोड़ा सा हम फिगर जो है हम जानबूझ करके यहाँ पर बुकिश स्टाइल में नहीं बनाए हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में थोड़ा दूसरे टाइप से होगा, यहाँ मैं इजी भाषा में, आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने डायग्राम ऐसा दे दिया। अब वो कॉन्सेप्ट समझना है। क्या क्या है केस 1 में है कि केस 1 में हम लोग ये समझते हैं कि जो एक्सटर्नल है, ई एक्सटर्नल मतलब ई सेल ग्रेटर देन ई एक्सटर्नल, ये एक पहला केस है। दूसरा केस यहाँ बना देते हैं कि ई सेल जो है लेस देन ई एक्सटर्नल, और तीसरा जो है केस है ई सेल इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल। अब क्या है इसका मतलब समझो पहले। ई सेल का मतलब हो गया कि पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल, ये जो है गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल है, और जो एक्सटर्नल सेल लगाया उसका पोटेंशियल को हमने ई एक्सटर्नल बोला। 3 बातें हैं, 3 पॉसिबिलिटी बनती है कि जब हम गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट किए तो गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन में जो हम लोगों ने यूज किया है, क्या यूज किया है हम लोगों ने, तो गैल्वेनिक सेल के कंस्ट्रक्शन में जो भी कंसंट्रेशन हमने लिया है उसके कारण जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसी को पोटेंशियल को ई सेल बोला गया। और जो बाहर से सेल लगाए तो वो अब कहता है कि जैसे ही हम बाहर से सेल लगाएंगे तो गैल्वेनिक सेल कैसे काम करेगा। अभी तक ये नहीं था, तो हमको पता था कि रिएक्शन हो रहा था और उस रिएक्शन के कारण जो एनर्जी बाहर आ रही थी वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, पोटेंशियल में चेंज कर जा रहा था। एक दूसरी बात कि कहता है कि अभी तक जब कुछ नहीं लगाए बाहर से तो ठीक है, लेकिन बाहर से जब एक्सटर्नल सेल लगा दिए, अब बाहर वाला तो दुश्मन होता है, इसलिए देखो रेड कलर से जानबूझकर रिप्रेजेंट किए, क्योंकि बाहर वाला दुश्मन होता है। ध्यान रखना कि दुश्मन अटैक करेगा तो क्या हो सकता है, दुश्मन तुम्हारे बराबर का भी हो सकता है, दुश्मन तुमसे मजबूत हो सकता है और दुश्मन तुमसे कमजोर भी हो सकता है। तो इस पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। अब कहता है कि अगर ये पोटेंशियल बाहर वाले पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, अब देखो यहाँ पर ये जो हम लिखने का तो लिख दिए, देखो इन दोनों में
हमने कैथोड एनोड वगैरह कहीं कुछ अभी तक नहीं लिखा, सिर्फ माइनस प्लस दिया, बाद में जाके मिटा सकते हैं, उसको ध्यान रखना। कहता है कि एक्सटर्नल, कहता है कि अगर हमारा ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल, कहता है कि अगर ये वाला पोटेंशियल और इस वाले पोटेंशियल, देखना दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ध्यान दीजिएगा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अभी तक जो मैंने दिखाया है वो कुछ ऐसा है, ठीक है ना। तो कहता है कि अगर बाहर वाला पोटेंशियल, अब देखो इसमें जो है ये जो करंट फ्लो करवाएगा, सॉरी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वही डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा फ्लो होगा। तो अपोजिट है ना। अब देखो तो जरा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपोज हो रहा है कि नहीं, दोनों भिड़ेगा, यहाँ से अपोज होगा, एक दूसरे का विरोध करेगा। लेकिन जब इस कंडीशन में है तो कैसे मूवमेंट है, इसी को समझना होता है हमको। तो कहता है कि अगर बाहर सेल का पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल से ज़्यादा, अगर ये वाला पोटेंशियल इस वाले पोटेंशियल से क्या हो, ज़्यादा होगा, तो बाहर वाला दुश्मन क्या पड़ गया। अब बाहर वाला दुश्मन अगर कमज़ोर है तो हम लोग तो जरूर घर वाला आदमी जीतेगा। यहाँ पर भी वही बात है कि सेल हमारा अगर मजबूत है बाहर वाले सेल से तो गैल्वेनिक सेल जीत जाएगा। मतलब क्या हो गया कि करंट जैसे फ्लो कर रहा था वैसे फ्लो करता रहेगा, करंट के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब है कि नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट की फ्लो में किसी तरह का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी क्या बात है, कहता है नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब है कि जो एनोड पहले था, जिंक हमारा एनोड की तरह काम कर रहा था और वो अभी भी एनोड ही रह जाएगा, और कॉपर हमारा कैथोड की तरह काम कर रहा था, तो कैथोड की तरह ही काम करता रहेगा। और सेल को उस समय भी गैल्वेनिक सेल बोल रहे थे और अभी भी इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल ही बोलते रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि अभी तक जैसा था वैसा ही रहा, इरिवर्सिबल नेचर में रहा। अब इसको पहले समझाते हैं, उसके बाद सेकेंड वाला। अब देखो क्या है कि अगर ये कंडीशन है कि दोनों बराबर है, मतलब ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों जब बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोज करेगा, और जब अपोज करेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोज करेगा तो नेट रिजल्ट जीरो। मतलब क्या हो गया कि नो फ्लो ऑफ करंट का फ्लो यहाँ नहीं होगा, और जब करंट का फ्लो यहाँ नहीं होगा तो जिंक रॉड जो है वह न तो एनोड की तरह काम करेगा, न ही एनोड की तरह काम करेगा, न ही कैथोड की तरह काम करेगा। वो न तो एनोड होगा न तो कैथोड होगा। और कॉपर भी उसी तरह से, वो भी न तो क्या होगा, कैथोड होगा, न तो कैथोड होगा और न ही एनोड होगा। दोनों में से किसी तरह का ये फंक्शन मेंटेन नहीं करेगा। इसका मतलब है कि सेल जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, तो सेल जो चला गया एट इक्विलिब्रियम, और एट इक्विलिब्रियम पे चले जाने का मतलब है कि सेल का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, मतलब नो गैल्वेनिक सेल। अब ये गैल्वेनिक सेल नहीं रहा, और ना ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, और ना ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब एक जो तीसरा जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है उसको समझिएगा। तीसरा वाला जो कंडीशन है वो ये है कि अब देखो खतरनाक है इसलिए खतरनाक पेन यूज कर रहे हैं, रेड पेन। अब कहता है कि एक्सटर्नल जो है ज़्यादा हो जा रहा है, इंटरनल कम हो रहा है। तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन का इसमें फ्लो हो रहा था और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था
वो दोनों एक दूसरे का क्या कर लेगा, अपोज कर लेगा। अब दोनों जब दूसरे का अपोज करेगा तो ये बाहर वाला मजबूत, दुश्मन मजबूत हो गया तो घर वाला आदमी हारेगा। इसका मतलब है कि अब ये जो सेल होगा, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना पहले इसमें कि अब ये ना तो एनोड होगा और ना ही कैथोड होगा, मतलब ना तो प्लस चार्ज देंगे, अर्थात यहाँ पर अगर आप ऐसे लिखे थे तो आप रहने दीजिए, मतलब ये इस पर ना तो कोई प्लस चार्ज होगा और ना ही कोई माइनस चार्ज होगा, मतलब सेल रहा ही नहीं, ये कोई सेल का कॉन्सेप्ट ही डेवलप नहीं होगा, इसकी कहानी समाप्त। ओके देन, अब हम लोग बात करते हैं इस वाले में। तो इस वाले में बोलता है कि जब ये ऐसा कंडीशन होगा तो ये उल्टा चलना शुरू करेगा, और जब उल्टा चलना शुरू होगा तो करंट तो फ्लो करेगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लोज बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो शुरू करना होगा। अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने का मतलब है कि पहले अंदर से बाहर जा रहा था करंट, अब बाहर से करंट अंदर आना शुरू होगा। उस कंडीशन में जो हमारा जिंक था पहले किसकी तरह था, एनोड की तरह था, और वो अब एनोड नहीं रहेगा बल्कि बन जाएगा कैथोड। और जो कॉपर हमारा कैथोड था, वो कैथोड नहीं रहेगा बल्कि बन जाएगा हमारा एनोड। सो दिस माइनस चार्ज कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव चार्ज एंड दिस प्लस कन्वर्ट इनटू माइनस चार्ज। Now this is treated as what? So this cell is now called electrolytic cell. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड वालों को बहुत कम मिलता है। मुख्य तौर पे इस तरह का ये जो क्वेश्चन मिलता है सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके देन गाइस, आज का क्लास, आज का लेक्चर यहीं तक। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो अब फाइनली बताओ कि सेल रिवर्सिबल है गैल्वेनिक सेल की इरिवर्सिबल है? तो यस, सेल इज रिवर्सिबल, नेवर बी इरिवर्सिबल। तो गैल्वेनिक सेल हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। सो इसका इलेक्ट्रोड भी कैसा होगा, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? तो रिवर्सिबल देखो चेंज कर गया। अब ये जो हमको जिंक रॉड अब जो काम करेगा वो काम कर रहा है कैथोड की तरह, और ये जो अब काम कर रहा है वो काम करेगा एनोड की तरह। जस्ट पलट गया तो रिवर्स कर गया। तो जब सेल रिवर्स कर सकता है तो इलेक्ट्रोड भी रिवर्स कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड के रिवर्स होने से सेल रिवर्स हुआ। सो गैल्वेनिक सेल इज ए रिवर्सिबल सेल, और चूंकि गैल्वेनिक सेल एक रिवर्सिबल सेल है तो गैल्वेनिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड है वो भी क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। ओके गाइस, आज का लेक्चर यहीं तक। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर थे, इसको ध्यान में रखना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कल हम लोग जो बात करेंगे वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड वगैरह पर चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोड अगर रिवर्सिबल है तो कितने टाइप के हो सकते हैं, किस किस तरह के हो सकते हैं, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। होप सो इट इज क्लियर। ओके, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। कैप निकाल लेना। कैप गिर गया, कैप गिर गया।